प्रीविया बनो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 2 सॉल्यूशन में। आज पढ़ेंगे बर्कले हाइड्रोलिक विधि द्वारा परासरण दाब का निर्धारण। तो प्रीविया बनो ये देखेंगे, ये थ्योरी जो है 1904 में दिया गया था, यानी कि 1904 में बर्कले हाइड्रोलिक ने परासरण दाब के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। तो परासरण दाब पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है उसको एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं विलायक के अणुओं के अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन में प्रवेश होने से रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक दाब अर्थात बोले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परासरण रोकने के लिए लगाया गया दाब ही विलयन का क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो उसी पर आधारित ये बर्कले हाइड्रोलिक ने एक एक्सपेरिमेंट में वो उसको सिद्ध किया कि परासरण दाब को किस प्रकार से हम यहाँ पे नाप सकते हैं। तो बर्कले हाइड्रोलिक ने एक यहाँ पर अपने प्रयोग में कुछ इस फिगर जैसा एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि इंस्ट्रूमेंट लिया। तो इस प्रयोग में इन्होंने एक स्टील का पात्र लिया जिसको हम यहाँ पे नीचे दिखाए हैं। आउटर जैकेट ये इसका बाहरी लेयर है, स्टील का पात्र है, और इसके बीच में ऐसा सेटअप किया, यहाँ पर सेमी परमिएबल में यानी कि पोरस पार्ट में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ये किसका बना हुआ है, कॉपर फेरोसाइनाइड का बना हुआ है। यहाँ पर देखेंगे इसके बीच में यहाँ पर पोर होते हैं, इसलिए इसको पोरस बोला जाता है। यहाँ पर छिद्र होने के कारण यहाँ पर इसको पोरस पार्ट बोला जाता है। तो जो ये देखेंगे स्टील पार्ट के अंदर जो है ये इसको जुड़ा रहता है। तो उसके देखेंगे, इसके एक सिरे पर देखेंगे एक कैपिलरी ट्यूब लगा होता है, जो एक इसका लेवल कोई फिक्स कर लेते हैं, कोई ए बी सी कुछ इसका एक मान लेते हैं, एक लेवल यहाँ पर मान लेते हैं, वो लेवल क्या है, ए है। तो यहाँ पर देखेंगे इस दाब को मापने के लिए इस पर कितना दाब यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर एक प्रेशर गेज का प्रयोग किया गया है, दाब मापी यंत्र का प्रयोग किया गया है, और इस पर एक पिस्टन लगाया गया है कि यहाँ पर ये किस प्रकार से प्रैक्टिकल यहाँ पर हुआ। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर ये एक लगा हुआ है वाटर रिजर्वायर, यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पे इस चैम्बर से हम यहाँ पे इसमें विलयन कोई भी विलयन यहाँ पर भर लेते हैं, यानी कि पहले यहाँ पर कोई विलयन भर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम कोई विलायक जो है वाटर रिजर्वायर के थ्रू जो है इसमें हम उसमें डालते हैं, उसका एक लेवल फिक्स कर लेते हैं, कितने लेवल तक उस विलायक को यहाँ पर भरते हैं। तो हम मान लेते हैं उस ए लेवल तक उस विलायक को हम यहाँ से इसको भर लेते हैं। तो भरने के बाद देखते हैं ये विलायक के अणु जो है विलयन की तरफ ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ये जाने लगते हैं, यानी कि विलायक के अणु जो होते हैं वो धीरे धीरे विलयन की ओर वो जाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जब जाना स्टार्ट कर देगा तो देखेंगे यहाँ पर ए का लेवल क्या हो जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे होने लगेगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो यहाँ विलायक के अणु जो यहाँ पर पहले से हम भर लिए थे, ये धीरे धीरे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ये किधर जाना शुरू कर देगा, यहाँ पर ये विलयन में जाना स्टार्ट कर देगा। ये देखेंगे ये विलयन में जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे ही यहाँ पर एक ही लेवल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटता हुआ। ये लेवल को ना घटने पाए उसके लिए एक यहाँ पर पिस्टन का प्रयोग किया जाता है। इस पिस्टन को हम उतना ही तेज यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे कि प्रेशर ये हमारा एडजस्ट करता है कि इस लेवल को घटने ना पाए। इस पिस्टन को हम इतना प्रेशर देते हैं कि इसका लेवल जो है ए का लेवल हमेशा जो है उसी लेवल पर क्या हो बना रहे। तो ये देखेंगे यानी कि जैसे जैसे इसमें जाते यहाँ पर विलयन में विलायक के अणु मिलते जाते हैं, वैसे वैसे हम देखेंगे पिस्टन का दाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया, यानी कि यहाँ आ गया। फिर देखेंगे फिर दाब यहाँ आ गया, यानी कि एक स्थिति ऐसी आएगी
कि विलायक के अणु जो है विलयन में जाना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखेंगे जो इसके विलायक के अणु विलयन में जा रहा है वो देखेंगे एक ऐसी स्थिति आएगी वो विलायक के अणु विलयन में जाना रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? जब यहाँ पर रुक जाता है तब वो क्या, उसे हम कहते हैं साम्य की अवस्था में कहते हैं, यानी उसे क्या बोलेंगे, साम्य की अवस्था में, यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर साम्य की अवस्था में क्या होता है, यानी कि फिर विलायक के अणु उस विलयन में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे जब यहाँ पर विलायक के अणु विलयन में जाना रुक जाता है तो वो उस पिस्टन द्वारा लगाया गया दाब, उस पिस्टन द्वारा लगाया गया दाब यहाँ पर उस प्रेशर गेज में, यहाँ पर एक प्रेशर गेज लगा होता है जिसमें ये शो करता है कि यहाँ पर कितना दाब इसमें लगाया गया है। यहाँ पर ये शो करता है कितना दाब, यानी कि जो पिस्टन द्वारा हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं, तो यानी कि उस प्रेशर गेज में हमको यहाँ पर उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर वो कितना, यहाँ पर कितना प्रेशर हमने दिया इसको यहाँ पर इस लेवल को घटने ना पाए। तो यानी कि जितना प्रेशर हम यहाँ पर दिए हैं वो तब नोट करेंगे जब देखेंगे हमारा विलयन जो है साम्य की अवस्था में आ जाता है। तो यानी कि साम्य की अवस्था में जब आ जाता है तब हम यहाँ पर दाब, जो यहाँ पर दाब मापी यंत्र या उसी को इंग्लिश में प्रेशर गेज कहते हैं, प्रेशर गेज लगा होता है, तो जिसके द्वारा हम इसको पढ़ लेते हैं, उसकी रीडिंग को नोट कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर ये आता है तो उससे हम, उसी से हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उसका परासरण दाब कैलकुलेट कह सकते हैं। उसको अगर हम कहें कि साम्य अवस्था प्राप्त करने की स्थिति में परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब ही विलयन का क्या कहलाता है, परासरण दाब होता है। इस दाब को दाब मापी यंत्र द्वारा हम उसको नोट कर लेते हैं, तो जिससे वहां पर उस विलयन यानी कि इस विलयन द्वारा, कहने का मतलब यहाँ पर ये विलायक के उधर जा रहे थे और विलायक के अणु का यानी कि इसके विपरीत दिशा में लगाए गए दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो विलयन, यहाँ पर ये विलायक है, विलायक हमारा इधर जा रहा है, यानी कि इसको रोकने के लिए यहाँ पर आवश्यक दाब जो हम अप्लाई कर रहे हैं, इस पिस्टन द्वारा इसके अपोजिट दिशा में अप्लाई कर रहे हैं, यही दाब यानी कितना उसके अपोजिट दिशा में अप्लाई कर रहे हैं, कितना दाब लगा रहे हैं, उसी दाब को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, परासरण दाब कहते हैं। यही एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पर बार्कले हार्टले के द्वारा परासरण दाब का निर्धारण किया जाता है। तो ये इस फिगर को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इस फिगर को जिस प्रकार से बताया गया है उस प्रकार से आप स्वयं कॉपी में नोट्स बनाएंगे। और इसमें एक चीज हम यहाँ पर बता देते हैं, बार्कले हार्टले विधि की विशेषताएं, यानी कि देखा जाए सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छा मेथड, यानी कि परासरण दाब का मापने का एक सबसे अच्छा मेथड क्या है, वो क्या है, बार्कले हार्टले विधि है। यानी कि बहुत से ऐसे विधियां हैं कि जिसमें परासरण दाब को हम नाप सकते हैं, लेकिन इस विधि का चुनाव हम सबसे अधिक करते हैं। यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये इस विधि का चुनाव यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि ये विधि जो है सबसे ज्यादा यूजफुल है परासरण दाब नापने के लिए। इसलिए इसकी विशेषताएं एक होता है, यहाँ पर देखेंगे पेफर विधि, यानी क्या होता है, पेफर विधि। तो पेफर विधि द्वारा भी यहाँ पर इसका परासरण दाब को नापते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है तो फिलहाल हम उसकी यहाँ पर, लेकिन अगर से उससे तुलना की बात किया जाए तो पेफर विधि और होता है, एक होता है मोर्स-फेजर विधि, यानी कि इन दोनों विधियों की तुलना में इस विधि द्वारा परासरण दाब का निर्धारण क्या होता है, शीघ्रता से हो जाता है। क्योंकि परासरण की क्रिया क्या होता है, इसमें बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए इसका निर्धारण इससे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये हम इसकी विशेषताएं के बारे में बता रहे हैं, यानी कि हम उसकी विशेषताएं के बारे में यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। विशेषताएं
इसकी विशेषताएं यहाँ पर हम बता रहे हैं। यहाँ पर विशेषताएं में कह सकते हैं पेफर विधि और यहाँ देखेंगे मोर्स फ्रेजर विधियों की तुलना में इस विधि द्वारा परासरण दाब का निर्धारण शीघ्रता से हो जाता है, क्योंकि परासरण की क्रिया धीमी होती है इसमें। तो तथा कह सकते हैं स्वतः इसमें साम्य जो है क्या होता है, यानी कि इसमें जो साम्य की स्थिति तत्काल नहीं आता, इसमें थोड़ा सा देरी में आता है, इसलिए इसको हम धीरे धीरे आसानी से इसका जो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस विधि में बाहर से दाब लगाकर साम्यावस्था जल्दी प्राप्त हो जाती है, यानी कि बाहर से जो दाब यहाँ पर लगाया जाता है उससे दाब आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। और दूसरी विशेषताएं ये है कि इस विधि द्वारा उच्च परासरण दाब के विलयनों का मान भी ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि इस विधि में परासरण के कारण उत्पन्न दाब को विलयन पर लगाए गए बाह्य दाब के संयोजित कर लिया जाता है और कह सकते हैं अर्धपारगम झिल्ली के क्षतिग्रस्त कह सकते हैं। यहाँ पर क्षतिग्रस्त होने की संभावना क्या होता है, यहाँ पर समाप्त हो जाती है, यानी कि इसमें कोई संशय की बात नहीं होती है। और इस विधि में देखेंगे, इस विधि में कह सकते हैं प्रयुक्त विलयन परासरण न होने के कारण तन भी नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर तन का मतलब वहाँ पर डायलूट नहीं होता है, उसमें कोई उसमें कोई तन विलयन नहीं होता है। तो और विधि में देखेंगे उसमें तन विलयन हो जाता है, यानी कि उसमें उसका विलयन पहले कंसंट्रेट उसका ज़्यादा था, अब उसको और विधियों में उसका कंसंट्रेट कम होता है, जबकि इस बर्कले हार्टले विधि में यहाँ पर इस विधि में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज यहाँ पर नोट करेंगे, इस विधि द्वारा आवासशील विलयनों का आवासशील नहीं कह सकते हैं, आजलीय कह सकते हैं, आजलीय, ये इसमें नोट करना है, ये पॉइंट को कह सकते हैं, ये इसमें नोट करने की चीजें हैं। कह सकते हैं इस विधि द्वारा आजलीय विलयनों का परासरण दाब ज्ञात नहीं किया जा सकता है इस विधि द्वारा। ये इसमें जो है इसको नोट करेंगे। तो क्या, क्योंकि कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली आजलीय विलयनों के साथ ये क्या होता है, ये घुल जाता है। आजलीय विलयनों के साथ अर्धपारगम जो झिल्ली होता है ये उसी के साथ क्या होता है, घुल जाता है। इसलिए आजलीय विलयनों के लिए यहाँ पे बर्कले हार्टले विधि में जो यहाँ पर कॉपर फेरोसाइनाइड जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रयुक्त होता है, तो इस विधि द्वारा यहाँ पर इसके लिए आजलीय विलयन के लिए इसके लिए यहाँ पर उपयुक्त नहीं होता है। ये इसको नोट करेंगे। और देखेंगे, कह सकते हैं आजलीय विलयनों का परासरण दाब टाउनेट विधि द्वारा एक विधि है जिसको कहते हैं टाउनेट विधि द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे जो इस विधि द्वारा नहीं होता है उस विधि को हम जो है टाउनेट विधि कहते हैं, तो उस विधि द्वारा जो है वहाँ पर ऐसा करने का चांसेस नहीं रहता है। तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि बर्कले हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब का निर्धारण किस विधियों द्वारा किया जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये देखेंगे पेपर में आता भी है क्वेश्चन कि बर्कले हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब का निर्धारण कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इस फिगर को आप लोग नोट कर लीजिए और इस फिगर के बारे में आप लोग स्वतः कॉपी में नोट्स बना लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।